तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप हेडिंग डालें वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैं आपसे बोलूं कि एक बहुत बड़ा मास है, पार्टिकल एम मास है, और वो मान लीजिए कि वी नॉट रफ्तार से जा रहा है ना। कितनी रफ्तार से जा रहा है स्टूडेंट्स? वी नॉट रफ्तार से। अब मान लो कि इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा इजेक्ट कर दिया डीएम मास का। किसी इंस्टेंट पे इसकी रफ्तार वी नॉट है, मास टोटल जो है वो एम है, और इस समय पर इसने छोटा सा एक मास जो है बच्चों डीएम 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 मास वो इजेक्ट कर दिया, और उसकी वेलोसिटी वी आर है। अब ये वी आर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर कैपिटल एम मास में से डीएम मास झटका है, तो जो मास बचा है वो क्या बचा है बच्चों? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, स्मॉल डीएम। और क्योंकि ये मास इससे इजेक्ट हुआ है, तो ये इससे इजेक्ट होगा तो इसकी रफ्तार में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने ऐसे फोर्स लगाया तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? तो वी नॉट में छोटी सी इंक्रीमेंट वेलोसिटी की हुई, मान लीजिए डीवी, तो वी नॉट प्लस जो है वो डीवी हो गया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं। ये जो वी आर है, ये एक्चुअली में आपको समझने वाली, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में नहीं है डीएम की, याद रखें। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम मास, है ना। तो ये जो है रिलेटिव में वेलोसिटी है, या विथ रेस्पेक्ट टू बिगर मास लिख लो आप, तो बिगर मास, जो बिगर मास बचा उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है डीएम की। तो ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी नहीं है। अब ये ग्राउंड फ्रेम में क्यों नहीं लिखी जाती, इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं, आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इतना याद रखें, ये जो वेलोसिटी ऑफ डीएम मास है, ये बिगर मास के रेस्पेक्ट में लिया जाता है ना। फिर अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्यों ली गई है। अच्छा, यहां पे अब ध्यान से देखो, तो जब इसने इसको झटका, तो इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो ये तो इंटरनल फोर्सेस हुए ना। अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान रहा हूं एम मास को, तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। इसका मतलब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लग ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है इस प्रोसेस के दौरान, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। लेकिन याद करें, मोमेंटम कंजर्वेशन जब लगाते हो आप, तो अगर इनिशियल मोमेंटम आपने एम वी नॉट लिखा, तो वी नॉट ग्राउंड के फ्रेम में रफ्तार है, तो जब आप डीएम इंटू वी आर लिखोगे फाइनल मोमेंटम में, तो वी आर नहीं लिख सकते हो। आपको वेलोसिटी बिगर मास के रेस्पेक्ट में नहीं चाहिए। आपको जो वेलोसिटी है डीएम का, वो किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? ग्राउंड के फ्रेम में। तो ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया जैसे वी आर जो है, इट इज वेलोसिटी ऑफ स्मॉल डीएम मास विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल मास। तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल डीएम मास इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बिगर मास इन ग्राउंड फ्रेम। अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ डीएम इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम। और कैपिटल एम मास का वेलोसिटी जब ये झटक चुका है तब कितनी है? वी नॉट प्लस डीवी। तो इसको लिखा जा सकता है वी आर प्लस वी नॉट प्लस डीवी। देखो, ये है वी डीएम इन ग्राउंड फ्रेम, जो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगाना है। तो इसको अब अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये जो डीएम है, इसका वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में, तो वो कितनी है बच्चों? देखो, वी आर प्लस वी नॉट प्लस डीवी, प्लस आपका जो कैपिटल मास बचा हुआ है वो है एम माइनस डीएम इंटू उसकी वेलोसिटी, तो वी नॉट प्लस डीवी। देखो ये आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का काम रह गया, तो सॉल्व करते हैं हम। तो ये एम वी नॉट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डीएम वी आर प्लस डीएम वी नॉट प्लस डीवी इंटू डीएम, प्लस यहां पे सॉल्व करो बच्चों, तो एम इंटू वी नॉट प्लस एम इंटू डीवी प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा अब, है ना, माइनस डीएम इंटू वी नॉट माइनस डीएम डीवी। तो कुछ बच्चों कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर दो भाई, डीएम वीवी डीवी डीएम डीवी, डीएम वी नॉट डीएम वी नॉट, है ना। और क्या बचा? एम वी नॉट एम वी नॉट, सभी तो कैंसिल हो गए।
सिर्फ दो ही टर्म बचे बच्चों, तो इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा एम डी वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डीएम वी आर। देखो डीएम वी आर, तो ये आपका आया बच्चों, ये क्या आया, रिलेशन आया। लेकिन इस रिलेशन को और अच्छे से लिखा जा सकता है कि मुझे ये पता करना है कि वेलोसिटी तो ये बढ़ रही है लेकिन इस पे फोर्स कितना लगा, फोर्स कितना लगा। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे बिगर मास में जो फोर्स लगने वाला है उसको निकालने के लिए मुझे मास इंटू एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो अगर मैं यहां डीवी बाई डी टी कर दूं तो इसको भाई डिवाइड बाई कर दो डी टी से, तो ये हो जाएगा एम डीवी बाई डी टी एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस डीएम बाई डी टी इंटू वी आर। अब देखो बच्चों ये रिलेशन अच्छा दिखेगा, ये एम डीवी बाई डी टी क्या है, दिस इज फोर्स, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों ये जो है ये मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया डीवी बाई डी टी, और ये कैपिटल मास इंटू कैपिटल एक्सेलरेशन। तो ये कैपिटल मास पे लगने वाला फोर्स है, और कैपिटल मास पे जो फोर्स लगता है क्योंकि उससे छोटा सा मास डिटैच हुआ है उसकी वजह से फोर्स लगा है, वो उसकी रफ्तार बढ़ा रहा है, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। इसको बोला जाता है बच्चों, एक नाम दिया गया है आप तो ऐसे सोचो, और इसको बोला जाता है अपथ्रस्ट। तो दिस इज फोर्स ऑन कैपिटल डीएम ड्यू टू विच इट्स स्पीड इंक्रीजिंग व्हेन स्मॉल मास इज डिटैचिंग। तो यहां पे आप देखो ये dm बाई dt हो जाएगा, दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास, कि कितना मास पर यूनिट सेकंड बाहर निकल रहा है, या इसमें अगर ऐड हो रहा होता तो ऐड हो रहा है तो वो dm बाई dt है, मास चेंज इन मास पर यूनिट टाइम। और इनटू वी आर, देखो बच्चों इस इक्वेशन में रिलेटिव वेलोसिटी है, dm जो कैपिटल मास है उसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी चाहिए, इसलिए मैंने वो आपको वी आर दिया था। क्योंकि जब आप जैसे रॉकेट में बैठे हो तो रॉकेट में जब ऊपर जा रहे हो तो रॉकेट में बैठकर जब आप गैसेस की वेलोसिटी देख रहे हो तो रॉकेट के फ्रेम में देख रहे हो ना कि ग्राउंड के फ्रेम में, इसलिए कैपिटल एम मास के रेस्पेक्ट में हमें जो फ्यूल इजेक्ट हो रहा है या डीएम मास डिसइंटीग्रेट हो रहा है या इंटीग्रेट हो रहा है उसका हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, वेलोसिटी चाहिए होती है विथ रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज फोर्स एंड दिस इज नोन एज अपथ्रस्ट, इसको अपथ्रस्ट बोला जाता है, और इट इज इक्वल्स टू माइनस डीएम बाई डी टी इंटू वी आर। अच्छा ये इसकी जो अपथ्रस्ट की डायरेक्शन है उसके लिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन से कंफ्यूज मत हो। भाई डायरेक्शन कैसे निकालना है अपथ्रस्ट का, कि मास से फोर्स कैसे लग रहा है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, आप नेगेटिव साइन को भूल जाओ। आप तो इतना याद रखो कि अगर मुझे अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड है मेरे पास डीएम बाई डी टी इंटू वी आर, डीएम बाई डी टी इंटू वी आर, वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी, आप तो इतना याद रखो। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लग रही होगी वो मैं आपको केस के हिसाब से बताता हूं, तो देखिए मैं आगे चलकर उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, इतना जल्दी से लिख लो। तो मेरे ख्याल से अपथ्रस्ट कैसे निकाला जाता है जब मास डिटैच हो रहा हो या अटैच हो रहा हो, उसका फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा याद रखना डीएम बाई डी टी इंटू वी आर, बाकी का काम हमारा बन जाएगा। तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी मास m से जब मास डिटैच होता है या अटैच होता है तो उसमें जो अपथ्रस्ट लगता है, अपथ्रस्ट का जो फोर्स है, अपथ्रस्ट का फोर्स है F, वो है रिलेटिव वेलोसिटी VR ऑफ मास डिटैचिंग और अटैचिंग विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कितने रेट से मास ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है अपथ्रस्ट का वो ऐसे निकालो। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, तो डायरेक्शन के लिए एक रूल याद रखें हमेशा, अगर जो है बच्चों ये अगर मास निकल रहा है, मास जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो जो अपथ्रस्ट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा वीआर की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट के लिए याद रखें, डायरेक्शन, उसके लिए नेगेटिव क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन कैसे निकालना वो मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट, डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट ये कैसे पहचानेंगे क्या डायरेक्शन है, तो इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस, इफ मास इज डिक्रीजिंग, अगर मास डिक्रीजिंग है, इफ मास इज डिक्रीजिंग देन डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट, डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट is in the direction of, is in the direction of VR, तो वो तो VR के डायरेक्शन में होगा, है ना, सॉरी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ VR, ये डिक्रीजिंग मास है ना, तो इफ मास इज डिक्रीजिंग तो यहां पे इन द अपोजिट डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ VR। और दूसरा केस ये है कि अगर मास इंक्रीज कर रहा होगा, इफ मास इज इंक्रीजिंग, है ना,
इन मेन मास या बिगर मास इज इंक्रीजिंग, तो अगर ऐसा है तो फिर जो आपकी डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट है, देन डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर, तब वो वी आर की डायरेक्शन में, इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर। तो आपको करना क्या है, पहले आप मेन मास पे बैठ जाओ और मेन मास पे बैठ के ये देखो जो मास इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसकी वेलोसिटी किधर है, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो मेन मास पे बैठ के देखो, अगर वो डायरेक्शन डिक्रीजिंग है, मास अगर डिक्रीज कर रहा है मेन मास का, तो फिर उसकी डायरेक्शन जो है अपथ्रस्ट की वो अपोजिट टू वी आर होगी। और अगर इंक्रीज कर रहा है मेन मास का, मास जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ वी आर के डायरेक्शन में अपथ्रस्ट होगा। कैसे, कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए रॉकेट प्रोपल्शन की बात करें, तो बच्चों रॉकेट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इस रॉकेट में से ऐसे गैस निकल रही है, गैस मतलब फ्यूल जल रहा है और फ्यूल जलकर उसका मास गैस के फॉर्म में नीचे आ रहा है। तो अगर आप रॉकेट में बैठ जाओ तो पहले तो ये देखो जो ये मास जल रहा है और फ्यूल जो जल रहा है इसका मास कम हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो रॉकेट में बैठ के मुझे पता है कि इसकी वेलोसिटी रिलेटिव जो है गैसेस की या डीएम मास की वो नीचे की तरफ है। अब क्योंकि आपको पता है कि इसका मास डिक्रीज करेगा क्योंकि फ्यूल तो जल रहा है धीरे धीरे, तो इसका मास डिक्रीज कर रहा है रॉकेट का, तो जो रॉकेट पे अपथ्रस्ट है वो कहां लगेगा, वो अपोजिट टू वी आर लगेगा, मतलब रॉकेट पे अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा मेन मास में। इसलिए जब आप रॉकेट पे लिखोगे तो ये अपोजिट टू वी आर है, इसलिए माइनस वी आर इंटू डीएम बाई डी टी लिखना है। तो रॉकेट में ये इक्वेशन लिखी जाती है अपथ्रस्ट की, माइनस रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन डीएम बाई डी टी। देखो इस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं जिसमें मास ऐड हो रहा, तो सोचो आप बच्चों कि यहां पे इस तरीके से है, तो यहां पे एक चेन है इस तरीके से। अब ये आप चेन को रिलीज कर दिया तो ये चेन नीचे आ रहा है और चेन का ऐसे गुच्छा बनता जा रहा है नीचे, तो ये जो चेन का गुच्छा है ये मेन मास है। अब इस चेन के गुच्छे पे बैठकर देखो आप, तो इसमें चेन जो है वो धीरे धीरे डीएम डीएम मास इस गुच्छे में ऐड होती जा रही है चेन की, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो नीचे की तरफ है जब आप इस गुच्छे पे मेन मास पे बैठ के देख रहे हो, और इस गुच्छे का मास जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसमें मास ऐड हो रहा है। अगर मास ऐड हो रहा है तो इस मेन मास में कहां अपथ्रस्ट लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर, मतलब नीचे की तरफ अपथ्रस्ट लगेगा। तो इसमें जब आप अपथ्रस्ट लिखोगे तो ये वी आर इंटू डीएम बाई डी टी लगेगा, क्योंकि इसमें वी आर की डायरेक्शन में, क्योंकि मास इंक्रीजिंग है। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखें कि अगर आप मेन मास पे बैठ जाओ और वी आर की डायरेक्शन आपको पता है, तो अगर मास डिक्रीज कर रहा है तो वो अपथ्रस्ट जो है वो वी आर के अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर मास इंक्रीज कर रहा है मेन मास का तो फिर डायरेक्शन ऑफ जो अपथ्रस्ट है वो वी आर की डायरेक्शन में। इसलिए माइनस साइन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन इस तरीके से याद रखो और मैग्नीट्यूड वी आर इंटू डीएम बाई डी टी निकालो, दैट्स इट, ये आपको याद रखना है। तो आपको वेरिएबल मास सिस्टम के अपथ्रस्ट से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको वेरिएबल मास सिस्टम क्लियर होगा बच्चों। देखो बच्चों वेरिएबल मास सिस्टम का जो आपको एग्जांपल है वो है रॉकेट प्रोपल्शन, है ना। तो मैं यहाँ पे रॉकेट प्रोपल्शन जल्दी से बता देता हूँ, उसमें कुछ चीजें निकालने को बोला जाता है, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो रॉकेट प्रोपल्शन, तो रॉकेट प्रोपल्शन में क्या है कि आपसे ये बोला गया कि एक रॉकेट है इस तरीके से, इस रॉकेट का जो इनिशियल मास था बच्चों, जब ये चलना चालू नहीं किया था, मतलब ये जो है लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्चिंग पैड पर है, आप सब जानते हो है ना, डिस्कवरी वगैरह देखते ही होगे इतना तो जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी इनिशियल रफ्तार ऊपर की तरफ अचानक से अपथ्रस्ट की वजह से वी नॉट आ गई थी, और इसका टोटल मास फ्यूल के साथ, उस समय फ्यूल जलना चालू नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत जलना चालू हुआ था, तो उस समय पे इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो मास है, टोटल मास विद फ्यूल, वो एम नॉट थी। ये कंडीशन थी जब टी इक्वल टू 0 पे ये लॉन्च हुआ। उसके बाद फिर जब ये हवा में चला गया तो इसकी कुछ वेलोसिटी बदल चुकी थी, क्योंकि लगातार फ्यूल इजेक्ट कर रहा था ये, तो इसका मास कम हो रहा था। तो किसी टी टाइम पे बच्चों, टी इक्वल टू टी पे मान लीजिए कि ये रॉकेट जो है ये फ्यूल इजेक्ट कर रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी नॉट से वी हो गई किसी भी टी टाइम पर, और फ्यूल जो है वो कम हो गया, पहले पूरे में फ्यूल था, इसका कुछ फ्यूल निकल चुका है टी टाइम तक, इसकी रफ्तार बढ़ चुकी है, तो जब इसमें मास बचा है, जो रेसिडुअल मास है फ्यूल निकलने के बाद, कम होने के बाद, वो एम बचा। और फिर बच्चों डीटी टाइम में, छोटे से टाइम में छोटा सा फ्यूल निकला डीएम मास का, छोटा सा मास डीएम निकला बच्चों इसमें से, फ्यूल के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में फ्यूल जलकर ये डीएम मास बचा, तो इसकी थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ी v प्लस डीवी, जैसा अभी हमने वेरिएबल मास सिस्टम में पढ़ा है, और इसका छोटा सा मास जो है वो कम हो गया m माइनस डीएम।
तो इसमें फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है और टाइम जो हुआ है वो टी प्लस डी टी हो गया। टाइम जो है वो बच्चों टी प्लस डी टी हो जाएगा क्योंकि डी टी टाइम बढ़ने के बाद ऐसा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे और यहाँ पे जो इस गैसेस की वेलोसिटी है वो वी आर ले लोगे। वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो जैसे अभी हमने वेरियल मास सिस्टम को सॉल्व किया ना, वैसे ही आप सॉल्व करोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, जैसे अभी हमने सॉल्व किया। तो ये वैसी ही इक्वेशन आएगी जैसी हमारी वेरिएबल मास सिस्टम की आई थी। तो एक उसमें बीच में रिलेशन आया था बच्चों, आपसे ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी क्या होगी इस रॉकेट की किसी भी टाइम टी पर, तो वो हमें निकालनी है। अच्छा, अपथ्रस्ट पूछा जाए तो अपथ्रस्ट तो डायरेक्ट लिख सकते हो, डीएम मास डीटी टाइम पे जा रहा है और क्योंकि इसमें मास कम हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ है रॉकेट के रेस्पेक्ट में, तो रॉकेट पे जो अपथ्रस्ट है वो ऊपर लग रहा है। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डीएम बाई डी इंटू रिलेटिव वेलोसिटी वी आर। तो अपथ्रस्ट ऑन रॉकेट तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप बता ही सकते हो, इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। अब हमें किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे टी टाइम पे वो देखें आप। तो एक इक्वेशन आई थी बच्चों, अगर आपको याद हो, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था और इसको भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे सॉल्व करोगे तो वैसी इक्वेशन आएगी। तो एक इक्वेशन आई थी एम, जो ये मेन मास बचा था उसका एम इंटू डीवी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इंटू छोटा सा मास डीएम। देखो बच्चों ये हमने निकाला था, देखो ये ऐसी चीज है, ये एम डीएम मास इसमें से बाहर हुआ तो वी नॉट डीवी हो गया। इसका जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो ये रिलेशन आएगा। ये ऐसी इक्वेशन आप उसमें भी लगाओगे रॉकेट में तो ये इक्वेशन आएगी एम डीवी। तो यहाँ पे एम जो है वो स्मॉल एम लिया था हमने और रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डीएम माइनस, तो ये इक्वेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसके बाद यहां से वेलोसिटी निकाली जाएगी, है ना बच्चों। तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आ गई है तो यहां से हमें वेलोसिटी एट एनी टाइम टी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से डीवी लिख लो बच्चों, डीवी इज इक्वल टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डीएम बाई मास एम। तो डीएम के साथ एम ले लो, डीवी अलग ले लो। अब दोनों को आप इंटीग्रेट करो, तो दोनों को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो टाइम पर, टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, टी नहीं सॉरी मास है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी और जब वी नॉट था तो मास कितना था बच्चों, यहाँ पे एम नॉट, और जब इसकी रफ्तार वी हुई तो मास कितना बचा इसमें, स्मॉल एम। तो आप अब इसको इंटीग्रेट करो तो डीवी का इंटीग्रेशन वी है तो ये वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आर इंटू डीएम बाई एम जो है वो लॉग, भाई dx बाई एक्स तो है लॉग होता है ना इसका इंटीग्रेशन ln, मतलब ln लेना चाहिए लॉग नहीं लो ln। तो ln कितना हो जाएगा बच्चों, ln m, और लिमिट लगा दो कहां से कहां तक, m नॉट से लेकर m तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये बच्चों कितना आ जाएगा ln और m माइनस ln m नॉट, और प्रॉपर्टी लगा दो लॉग की तो ये m बाई एम नॉट आ जाएगा, m बाई एम नॉट, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो माइनस साइन है अगर बच्चों आप इसको अंदर ले जाओ तो ये जो चीज है रेशियो है ये बदल जाता है, ये आपको पता होगा क्योंकि माइनस साइन होगा तो एम नॉट वाला प्लस हो जाएगा और एम वाला माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू वी नॉट और ये माइनस में अंदर ले जा रहा हूं तो ये बच गया प्लस, तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी वी आर इंटू एल एन एम नॉट बाई एम। ये रेशियो इंटरचेंज कर जाएगा, माइनस साइन क्योंकि मैं अंदर ले गया, तो हम इसको प्लस में ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इनटू ln m नॉट बाई m का रेशियो। तो ये आप लिख सकते हो बच्चों, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसमें एक चीज पूछी जाती है स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं बर्न्ट आउट स्पीड, बर्न्ट आउट स्पीड, बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट। तो ये बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब इसका पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा तब इसकी रफ्तार क्या होगी, पूरा फ्यूल खत्म होने के बाद। तो ये हम लिख सकते हैं बर्न्ट आउट स्पीड में द स्पीड एक्वायर्ड, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द रॉकेट when its whole fuel get burnt, है ना। तो वो स्पीड है बर्न्ट आउट स्पीड जिसपे पूरा का पूरा फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा
तो बच्चों यहाँ पे जो मास बचेगा वो केवल रॉकेट का मास होगा, है ना। तो एम नॉट जो है बच्चों वो आपका फ्यूल का मास था प्लस रॉकेट का मास था, एम आर। एम आर इज द मास ऑफ रॉकेट ओनली, मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट, जब उसमें फ्यूल नहीं दिया, एम्प्टी रॉकेट। तो जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एम की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एम आर, मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट। तो ये जो स्पीड है इसी में बर्नट आउट स्पीड जब आप निकाल रहे हो तो इसमें एम नॉट, एम की जगह जो रॉकेट का एम्प्टी मास है वो आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा फ्यूल जो है वो क्या हो गया, जल गया। तो बर्नट आउट स्पीड को वीबी लिखते हैं, तो यहाँ पे वीबी लिखा जाएगा और एम जो है इट इज रिप्लेस्ड बाई एम आर। तो रिप्लेस कर दो तो ये वी नॉट प्लस वी आर इंटू एल एन एम नॉट बाई एम आर। तो मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों। तो दिस इज बर्नट आउट स्पीड। तो बर्नट आउट स्पीड पूछा है तो ये बता दो, किसी भी टाइम टी पे स्पीड पूछा है तो ये लगा दो, अब थ्रस्ट पूछा है तो ये इक्वेशन लगा दो। तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज आपसे पूछी जाए रॉकेट प्रपल्शन से रिलेटेड तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें आपसे बन जाएगी। तो ये वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल भी आपको क्लियर हुआ रॉकेट वाला। तो देखिए बच्चों, वेरिएबल मास सिस्टम हमने पढ़ लिया है, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। तो एक सिंपल सा सवाल से स्टार्ट करते हैं कि एक रॉकेट है भाई, इस तरीके से रॉकेट है, ऐसे गैस पास कर रहा है ना, फ्यूल जो है वो गैस लीकेज कर रहा है, तो ये रॉकेट को अपथ्रस्ट मिलेगा, है ना बच्चों। तो उन्होंने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी जो गैस की है जब इस लॉन्चिंग पैड पे था तब जो गैसेस को रिलीज किया जा रहा था वो कितनी रफ्तार से किया जा रहा था विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको दी है 100 मीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से किया गया। और ये बोला गया कि ये जो रॉकेट है इसका जो मास है वो 1000 kg है ना। हालांकि बहुत ज्यादा मास होता है लेकिन हम फिलहाल अभी के लिए 1000 kg मान लेते हैं कि इस रॉकेट का मास जो है इनिशियली जब इसको लिफ्ट करना है, लॉन्चिंग पैड से लिफ्ट करना है, तो ये है कितना बच्चों, 1000 kg। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर इसको लिफ्ट अप करना है तो इस पे कितना थ्रस्ट फोर्स लगना चाहिए, नहीं सॉरी, लिफ्ट अप करना है तो इसमें जो मास का रेट है, कितना फ्यूल पर सेकंड, कितना मास जो है फ्यूल का पर सेकंड वो लीक होना चाहिए, मतलब डीएम बाई डी क्या है। आपसे ये पूछा गया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वो कितना होना चाहिए, डीएम बाई डी, डीएम बाई डी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपसे बोला गया है फॉर, ये किसके लिए निकालना है, फॉर जस्ट टू लिफ्ट ऑफ, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ रॉकेट। रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए हमें कितना डीएम बाई डी चाहिए तो हमारा काम बनेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा। उससे कम रखोगे अगर आप फ्यूल का लीकेज तो फिर वो उड़ेगा ही नहीं रॉकेट। तो इसको लिफ्ट करने के लिए कितना चाहिए, तो आप सोचो कि इसको थ्रस्ट फोर्स कितना चाहिए लिफ्ट करने के लिए, जस्ट अगर लिफ्ट ऑफ कराना है तो यार mg से तो बराबर ही होना चाहिए ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg दैट इज 100,000 kg मास इनटू 10, तो ये हो जाएगा 10,000। तो 10,000 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अगर इसको ऊपर उठाना ही है, जस्ट लिफ्ट ऑफ करना है, तो थ्रस्ट फोर्स भी तो mg के बराबर कम से कम चाहिए ना। इससे कम में तो काम चलेगा ही नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही चाहिए तभी वो लिफ्ट ऑफ हो पाएगा, नहीं तो लिफ्ट ऑफ हो ही नहीं जाएगी। अब थ्रस्ट फोर्स अगर mg चाहिए तो थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने देखा हुआ है, सीखा हुआ है कि थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू डीएम बाई डी। और मुझे चाहिए क्या था, डीएम बाई डी की कितना रेट जो है मास का वो निकलना चाहिए, लीक करना चाहिए, तब जाके ये थ्रस्ट फोर्स मिलेगा। तो थ्रस्ट फोर्स मुझे mg के बराबर मतलब 10,000 न्यूटन चाहिए, तो डीएम बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बड़ा सिंपल सवाल। अब बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये भी छोड़ के आ जाते हैं। तो थ्रस्ट फोर्स कितना हो गया भाई, 10,000 न्यूटन डिवाइड बाई वी आर जो है वो 100, तो ये हो गया भैया 100 kg पर सेकेंड। यानी उसको फ्यूल जलाना पड़ेगा, फ्यूल रिलीज करना, जो लीकेज करना पड़ेगा 1 सेकंड में 100 किलो। इससे कम में काम तो बनेगा ही नहीं, वो रॉकेट जो है वो ऊपर उठेगा ही नहीं, है ना। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी होगी कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखो बच्चों, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि भाई एक रॉकेट है, रॉकेट में ऐसे फ्यूल निकल रहा है, मास कम हो रहा है। आपको ये बोला गया जब रॉकेट उड़ा नहीं था तो t इक्वल टू 0 पे इसका टोटल मास जो था वो m नॉट था। टोटल मास जो था बच्चों वो कितना था, m नॉट। ठीक, और उसके बाद ये बोला गया कि इसमें जो फ्यूल का लीकेज है, मतलब जो dm बाई dt है,
उसको म्यू बोल दिया गया, तो म्यू इज रिप्रेजेंट डीएम बाई डी टी, है ना। कभी कभी ऐसे करते हैं वो, डीएम बाई डी टी को डीएम बाई डी टी ना बोल के म्यू बोलते हैं, म्यू केजी पर सेकंड। तो आपको समझना म्यू जो है वो डीएम बाई डी टी दिया हुआ है, म्यू केजी पर सेकंड जो है लीक हो रहा है फ्यूल। ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जो इनिशियल रफ्तार है बच्चों, जब इसने टेक ऑफ किया तो इनिशियल रफ्तार इसकी यू थी, ये बोला गया। ठीक भाई, ये भी हमने मान लिया। और जो वी आर है, मतलब गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट का जो लीकेज है, उसकी जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो वी आर दिया गया। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। डीएम मास की जो वेलोसिटी है जो रिलीज हो रही है, वो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर दी गई है। अब ये बोलो, जब ये उड़ेगा तो इस पे अपथ्रस्ट लगेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आप अगर जब हमने रॉकेट प्रोपल्शन के लिए किया था तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने नेग्लेक्ट ही किया था एक प्रकार से, है ना, क्योंकि अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा लगता है इन कंपेरेटिवली टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन फिलहाल अगर हम उसको क्या ना करें, नेग्लेक्ट नहीं करें, तो उसको रखते हुए आपको ये बताना है कि किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है बच्चों। किसी भी टी टाइम पर इसकी क्या रफ्तार होगी रॉकेट की, ये आपको बताना है, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज रॉकेट के पास है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो किसी भी टी टाइम पर आपको देखना है कि क्या हो रहा है। तो किसी भी टी टाइम पे अगर आप देखें, टी इक्वल्स टू टी टाइम पर, तो रॉकेट का कुछ फ्यूल जो है वो जल चुका है, इसकी रफ्तार टी टाइम पे v हो चुकी होगी, इसका मास m हो चुका होगा, इस पे ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट लग रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, लेकिन थ्रस्ट फोर्स mg से ज्यादा ही होगा, तभी ऊपर की तरफ इसका एक्सलरेशन होगा, तो ये एक्सलरेट करेगा। तो नेट फोर्स क्या लिखना चाहिए बच्चों? नेट फोर्स लिखना चाहिए हमें, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स माइनस mg, यही तो लिखेंगे। अब नेट फोर्स को लिख सकते हो आप एम ए कौन सा? जो उस समय रॉकेट का मास है, क्योंकि उस टाइम पर हम थ्रस्ट, उस टाइम पर ये इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो ये एम इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है बच्चों डीवी बाई डी टी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थ्रस्ट फोर्स को क्या लिखा जाता है? थ्रस्ट फोर्स को किसी भी टी टाइम पे थ्रस्ट फोर्स है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी तो वी आर होने वाली है, तो इसको वी आर लिखेंगे और डीएम बाई डी टी लिखेंगे, डीएम बाई डी टी। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने बताया था कि डायरेक्शन के बारे में बता दिया आपने कि वी आर नीचे तो ऊपर है, तो फिर माइनस साइन क्यों लगाए? क्योंकि ऐसा क्यों लगाए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो थ्रस्ट फोर्स है ये ऊपर माना है आपने, ऊपर की डायरेक्शन प्लस मानी है, तभी तो थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी किया है। लेकिन जो ये डीएम बाई डी टी है ये तो रिलीज हो रहा है ना, तो डीएम बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो डिक्रीज हो रहा है, यानी डीएम बाई डी टी में अपने आप एक नेगेटिव आएगा जब आप लिमिट रखोगे। लेकिन ये क्वांटिटी आपको पॉजिटिव करनी है, तो डीएम बाई डी टी खुद नेगेटिव है, तो इसको अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तब ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन पाएगी। इसलिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन मैंने अलग से लगा दिया, क्योंकि डीएम बाई डी टी जो है वो डिक्रीज है, और मुझे एफ टी को डायरेक्शन पता था, तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा क्या कहना चाह रहा हूं। और ये हो जाएगा एम जी, तो ये आपका एम जी हो गया। अब आप एक काम करें भाई, ये जो एम डी टी है इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा डीवी। आप dt को ट्रांसफर करो तो dt dt कैंसल और m नीचे आ जाएगा, तो v जो है आपका ये vr है, रिलेटिव वेलोसिटी है ना बच्चों, तो ये vr dm बाई m है ना, एक माइनस साइन जो एक्स्ट्रा हमने लगाया था इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम पूरा सॉल्व करें। और माइनस m जब नीचे आएगा तो ये m और m कैंसल, और dt ऊपर जाएगा तो ये g dt। अब करना क्या है आपको, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करो ना भाई, जीरो से टी टाइम के लिए इंटीग्रेट करो, तो जीरो टाइम पे जो मास की लिमिट लगेगी वो एम नॉट, ये हो गया एम, और डीवी जो है वो यू से हो गया वी। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, आप ध्यान से देखो, तो इसके बाद आ जाएगा ये वी माइनस यू, ये हो जाएगा माइनस वी आर, और ये हो जाएगा एल एन एम, और एम की लिमिट लगाओगे तो एम बाई एम नॉट। अब आप खुद सोचो, ये जो एल एन है ना बच्चों, ये एल एन जो है ये एम बाई एम नॉट है, तो एम नॉट से छोटा है ना, क्योंकि एम तो कम हो गया है, तो ये क्वांटिटी ln के साथ लेस देन 1 है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और एक नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा ना, तभी तो आपका v पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। और ये हो जाएगा माइनस जी इंटू टी, है ना, तो इस बात का ध्यान देना, इसलिए वो एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाया था। तो ये माइनस अंदर ले लो तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई, u को इधर ले जाओ, तो v इज इक्वल्स टू एट एनी टाइम t u प्लस, प्लस कर रहा हूं इसको मैं अंदर ले गया हूं, तो ये वी आर, ये दो है आप आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो अब एम नॉट बाई एन ये सही है,
ln m नॉट बाई m, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई माइनस gt। तो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t ऑफ द रॉकेट। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के सवाल आएंगे, वेरिएबल सवाल आएंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या है बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हो। और आप इस m की वैल्यू भी लिख सकते हैं। m क्या है? आपका पर यूनिट टाइम म्यू जो है वो कम हो रहा है, हर सेकंड में इतना मास कम होता है, तो टी टाइम में कितना कम हो जाएगा? म्यू इंटू टी। तो जो आपका एम बचा बच्चों टी टाइम के बाद, वो एम नॉट में से कितना कम हो गया? माइनस म्यू टी। अरे भाई 1 किलो अगर 1 सेकंड में कम हो रहा है तो 10 सेकंड में कितना कम होगा? 10 किलो। तो वही है, म्यू अगर 1 सेकंड में कम हो रहा है तो टी टाइम में कितना कम होगा? म्यू टी। तो पहले एम नॉट था, म्यू टी कम हो गया, तो बचा कितना? एम की वैल्यू एम नॉट। तो जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो ये हो जाएगा यू प्लस वी आर एल एन एम नॉट बाई एम नॉट माइनस म्यू टी, एम को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस जी टी। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट टू अवर प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन टाइप के सवालों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक ट्रॉली है, ट्रॉली में सैंड भरी हुई है कैपिटल एम मास की, टी इक्वल टू 0 पर ट्रॉली की वेलोसिटी जो है वो वी नॉट है, और एक होल है ट्रॉली में बच्चों। इस होल से सैंड लगातार नीचे गिर रही है, और कितने केजी पर सेकंड गिर जाती है नीचे? तो म्यू केजी पर सेकंड। तो आपसे ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या है एट एनी टाइम टी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रॉली की स्पीड चेंज ही नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो जब ये डीएम मास गिरेगा नीचे, जो ये रेत का डीएम मास, थोड़ा सा मास थोड़े से समय पे नीचे गिरा, तो ये इस ट्रॉली से ड्रॉप हुआ है बच्चों, ड्रॉप हुआ है। तो ड्रॉप हुआ है तो इसकी रफ्तार ऐसे वी नॉट है। आपको याद होगा कि कोई भी चीज जब किसी फ्रेम से ड्रॉप होती है, रिलीज की जाती है, तो वो उस फ्रेम की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है। पार्टिकल जो है जब किसी फ्रेम से छूटता है तो वो उसकी वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है। ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ था, आपको याद होना चाहिए। तो इसकी रफ्तार वी नॉट, और जो यहाँ पे मास बचा, मेन मास एम माइनस डी एम, भाई इसकी भी रफ्तार तो वी नॉट ही है। तो मेन मास के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ? वी आर क्या होता है भाई? वी आर तो रिलेटिव वेलोसिटी है डीएम मास का विद रिस्पेक्ट टू मेन मास, याद होगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वी आर ही यहाँ पे 0 हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा भाई? वेलोसिटी ऑफ डीएम मास माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन मास। तो ये दोनों ही तो वी नॉट हो गए, तो ये कितना हो गया? 0। जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया तो थ्रस्ट फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो तो लगेगा ही नहीं। तो थ्रस्ट फोर्स भी 0 हो गया, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स होता है वी आर डीएम बाई डी टी, और डीएम बाई डी टी इज हेयर इज म्यू। तो ये भी 0 हो गया। जब इस डायरेक्शन में कोई थ्रस्ट फोर्स ही नहीं लग रहा तो इसकी वेलोसिटी चेंज थोड़ी होगी। दैट मीन्स जो वी नॉट है ट्रॉली की वेलोसिटी, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ट्रॉली की वेलोसिटी हर समय वी नॉट ही है। एट एवरी टाइम द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज वी नॉट, क्योंकि वी नॉट तो कांस्टेंट हो गया, है ना। तो कभी कभी इसमें ऐसा ऑप्शन भी दे देता है बच्चों, अगर आपसे बोलता कि बताइए ट्रॉली की वेलोसिटी का क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस विद वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, तो वो आपको ऐसे ऑप्शन भी दे देते हैं। कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं आपसे, बोला जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे इस सवाल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, बी ऑप्शन बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली जो है इंक्रीजेस, सी ऑप्शन दे दिया जाएगा डिक्रीजेस, है ना, और डी ऑप्शन में कुछ और बता दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा अगर ऑप्शन दे दिया जाए ऐसा, तो आपको पता है रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज होने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ट्रॉली की, उस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आई, तो उस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, तो उस डायरेक्शन में कोई थ्रस्ट फोर्स लगेगा ही नहीं, और कोई थ्रस्ट फोर्स लगेगा नहीं तो वी नॉट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। मतलब बिल्कुल लॉजिकल छोटा सा क्वेश्चन होता है, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, लेकिन आपको क्लैरिटी होगी। तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। आपसे ये बोला गया कि आप लोगों ने कन्वेयर बेल्ट देखी होगी कभी ना कभी, नहीं देखिए तो आप ऐसा सोचो कि आप कभी मॉल ऑल गए हो,
या रेलवे स्टेशन गए हो, कोई बड़े रेलवे स्टेशन गए हो, तो वहां पर इस तरीके से एक बेल्ट लगी रहती है जहां पे आप अपना लगेज रख देते हो और फिर वो स्कैन करके आगे जाता है। तो शायद ऐसा आपने सिस्टम देखा हो, तो उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं ना। वो लगातार चलती रहती है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलती रहती है। ऐसे ही फैक्ट्रीज में होता है जहां पे बहुत सारा काम होता है और जहां पे एक जगह से दूसरी जगह तक आपको रेत ले जानी है या कुछ सेलेक्टेड पार्ट ले जाना हो या गिट्टी ले जानी हो, तो जो कंस्ट्रक्शन के वो होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह, वहां पे ऐसी बड़ी बड़ी बेल्ट्स लगी रहती हैं और ऊपर जो है वो हॉपर्स लगे रहते हैं ऐसे बड़े बड़े, जो जो भी मटेरियल उसको नीचे सप्लाई करेगा, है ना। ऐसा सोचो कि ये फनल टाइप का स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा फनल है तो उसको हॉपर कहा जाता है। ठीक, ये मान लीजिए इस हॉपर में सैंड है, तो ये बेल्ट जो है वो सैंड ट्रांसमिट करेगा एक जगह से जगह दूसरी जगह से, और इस बेल्ट पे ये सैंड आएगी कहां से, तो ये हॉपर गिराएगा, तो इस पे नीचे हॉपर जो है वो सैंड गिरा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो जिस भी मोटर से कनेक्टेड है, वो मोटर इस कन्वेयर बेल्ट पर कांस्टेंट फोर्स लगा रही, कांस्टेंट फोर्स लगा के खींच रही है। ये एफ नॉट जो है मोटर कन्वेयर बेल्ट पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रही है हर समय पर, और इसको खींच रही है। और ये बोला गया है कि जो ये कन्वेयर बेल्ट है उसका टोटल मास अभी कितना है बेटा, 0, है ना, 0 है। और ये बोला जा रहा है कि जब ये सैंड गिर रही है हॉपर से कन्वेयर बेल्ट पर, तो ये म्यू केजी पर सेकंड गिरती है। हर एक सेकंड में कितनी रेत गिर जाती है भाई, म्यू केजी पर सेकंड। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे कोई रेत नहीं थी, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो रेत गिरती जाएगी, कन्वेयर बेल्ट भी आगे जाएगी। तो आपको ये बताना है कि किसी भी टी टाइम पर अगर इसको t इक्वल्स टू 0 पे ऐसे स्टार्ट किया और इनिशियल रफ्तार कन्वेयर बेल्ट की 0 थी अगर, है ना, कन्वेयर बेल्ट की इनिशियल रफ्तार u जो है अगर वो 0 था t इक्वल्स टू 0 पे, और t इक्वल्स टू 0 पे कांस्टेंट फोर्स लगना चालू हुआ और यहाँ पर ये सैंड भी गिरना चालू होती है साथ ही साथ, तो आपको बताना है कि किसी भी टी टाइम पे इस कन्वेयर बेल्ट की क्या रफ्तार होगी, है ना। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो आप देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी टाइम टी पे क्या थ्रस्ट फोर्स लगेगा, कैसे पहचानोगे, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राउंड फ्रेम में आप देख रहे हो, तो ये जो बेल्ट है ये जो है ये तो नीचे गिर रहा है मास, जो इसमें ऐड हो रहा है डीएम 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 मास म्यू केजी पर सेकंड। तो इसकी एक्स में कोई वेलोसिटी थोड़ी ना है, vx तो इसका 0 ना, एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन बेल्ट की है, किसी भी टी टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी बच्चों, एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी, बेल्ट की वेलोसिटी तो रहेगी ना v, वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है। u इक्वल टू 0 था t इक्वल टू 0 पर, बट t इक्वल टू t पे तो ये बेल्ट की कुछ रफ्तार हो गई है, लेकिन उस समय जो इसमें मास गिर रहा है उसका x की वेलोसिटी नहीं है, तो ग्राउंड फ्रेम में तो ये नजर आ रहा है। अब आप बेल्ट के फ्रेम में चले जाओ, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी देखना पड़ता है ना डीएम मास का। आप बेल्ट के फ्रेम में चले जाओ, तो अगर आप बेल्ट के फ्रेम में चले जाओ विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट मेन मास, अब जरा आप इसी चीज को देखो भाई, ऐसे ये बेल्ट है, तो ये जो मास है ये ऐसे गिर रहा है, तो अब अगर आप बेल्ट पे ही बैठ गए हो तो बेल्ट तो आ गई है रेस्ट पर किसी भी टी टाइम, तो ये जो रफ्तार है बेल्ट की ये उल्टा करके किसको मिल जाएगी, ये जो सैंड गिर रही है, ये जो सैंड गिर रही है डीएम मास की, ये इसको मिल जाएगी ना पीछे की तरफ। तो जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वो डीएम मास की एक्स एक्सिस में v है। v कहां लग रहा है बच्चों, पीछे। अब आप याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें मेन मास है बेल्ट में किसी भी टी टाइम पर, ये मेन मास आ गया है ना, बेल्ट की आगे की रफ्तार v है, आगे की तरफ इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एफ नॉट, तो वी आर कहां है, पीछे की तरफ। और जब इसमें मास ऐड होता है बच्चों, मास ऐड होता है, तो याद करो मैंने थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन बताई थी, तो थ्रस्ट फोर्स कहां लगता है, जब मास ऐड होता है तो थ्रस्ट फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर, तो वी आर मेन मास के रेस्पेक्ट में पीछे है, तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा एफ टी पीछे की तरफ।
तो इस पे नेट फोर्स रहेगा आगे की तरफ, तभी इसकी वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ है ना। और म्यू पर केजी पर सेकंड गिर रहा है। तो टी टाइम में कितना मास हो चुका होगा, बेल्ट का मास प्लस कितना टी टाइम में कितना मास गिर चुका होगा, हर सेकंड में म्यू केजी गिर रहा है, तो टी टाइम में म्यू टी गिर जाएगा, तो एम प्लस म्यू टी। तो ये मास हो चुका है बेल्ट प्लस सैंड का टी टाइम पर। उस पे आगे की तरफ एफ नॉट लग रहा है, पीछे की तरफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, और उसकी रफ्तार आगे की तरफ है। तो हम यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन अगर यहाँ पे करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा देखो। तो यहां से आप देख सकते हो कि हम जो है नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ टी। अच्छा, एफ टी को क्या लिखा जा सकता है, तो एफ नॉट माइनस वी आर इंटू डीएम बाई डी टी, और डीएम बाई डी टी मतलब मास पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल्स टू म्यू। तो ऐसे लिख सकते हैं भाई। और नेट फोर्स को लिखा जा सकता है एम ए। तो एम कितना है, जिस पे आप लगा रहे हो एफबीडी वो है, उसका टी टाइम पे मास हो गया एम प्लस म्यू टी, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डीवी बाई डी टी, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू ये जो है ये कितना हो जाएगा बच्चों, एफ नॉट माइनस आपका ये जो है ये वी आर जो है वो वी हो जाएगा, तो ये वी इंटू म्यू। तो एक काम करो म्यू वी लिख लो, म्यू इंटू वी, माइनस है बीच में, माइनस साइन है ना, इक्वल टू का नहीं, ये माइनस साइन है। अब ये पूरा फंक्शन v के नीचे ले आओ, ये t के नीचे ले आओ, सेपरेट कर लो वेरिएबल्स, कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा dv अपॉन एफ नॉट माइनस म्यू वी इज इक्वल्स टू, ऊपर dt चला जाएगा डिवाइड बाई m प्लस म्यू टी। देखो बच्चों ऐसा आएगा m प्लस म्यू टी, है ना। फिर क्या करेंगे हम, फिर आप इंटीग्रेशन कर दो भाई। इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक, तो जीरो से लेकर टाइम है ना टी तक। जीरो टाइम पे वेलोसिटी क्या थी बच्चों, इनिशियल जीरो बेल्ट की, और टी टाइम पे जो वेलोसिटी निकालना है वो वी है। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये वन माइनस व्यू, ये अब वो लगाना है बच्चों आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, लीनियर है ना, ए एक्स प्लस बी टाइप। तो ये होता है एल एन, तो हो जाएगा एफ नॉट माइनस म्यू वी, है ना, और डिवाइड बाई एफ नॉट। देखो आप करोगे तो यही आएगा, लिमिट लगाओगे तो पहले v रखोगे v की जगह, तो ये आएगा माइनस एल एन, ये रखोगे तो ये आएगा, और जो v का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है, वन बाई म्यू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वन बाई म्यू नीचे आ जाएगा, इसका भी एल एन आएगा, और एल एन में रखोगे तो t और ये जीरो, तो ये हो जाएगा m प्लस म्यू टी बाई, यहाँ पे कर लो कितना आ जाएगा भाई देख लो आप, तो ये हो जाएगा m प्लस म्यू टी अपॉन एम, टी जीरो रखो। मेरे ख्याल से सही है, देख लेना बच्चों कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो वन बाई म्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एल एन एंटी लॉग ले लो कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस साइन है ना, तो पहले एक काम करो माइनस अंदर ले लो तो ये उल्टा हो जाएगा, तो माइनस साइन ले लोगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर एल एन हटा दो, तो एल एन हटा दोगे तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट माइनस म्यू वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस म्यू टी डिवाइड बाई m। ठीक है, उल्टा करके माइनस हटा के फिर एल एन हटा दिया है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, v चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एफ नॉट इंटू एम, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो पहले ये आ जाएगा ये एफ नॉट इंटू एम प्लस एफ नॉट इंटू म्यू टी, फिर कितना आ जाएगा माइनस एम म्यू वी माइनस म्यू स्क्वायर v इंटू टी, म्यू स्क्वायर v इंटू टी, ये आ गया भाई। मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ तक। तो इसको एक काम करो, एफ नॉट एम कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इधर आएगा तो v जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहां से एक काम करो, v को देखो म्यू भी बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो गया ना, तो उधर निकल के ये म्यू और एक ये म्यू, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से v कॉमन लो, तो v कॉमन लोगे तो ये बचेगा, ये इधर आके आ जाएगा प्लस, तो m प्लस म्यू टी,
और यहां बचा एफ नॉट इंटू टी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, v की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ये बचा एफ नॉट इंटू टी और डिवाइड बाई एफ नॉट इंटू टी डिवाइड बाई, यहाँ पे ये आएगा तो इसका बचेगा m प्लस म्यू टी, तो डिवाइड बाई m प्लस म्यू टी। तो देखो बच्चों, दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे निकाला है। और देखो बच्चों, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप ऐसा सोचें कि ऐसा बोला गया आपको कि ये ग्राउंड सरफेस है और यहां पे एक चेन है ऐसे। अब ये चेन पूरी हैंग है ग्राउंड सरफेस के ऊपर और यहां से आप चेन को रिलीज कर देते, रिलीज्ड, तो ऑब्वियस सी बात है ये चेन नीचे आना चाहेगी। और ये चेन का प्रॉपर्टी दिया है कि इसका जो मास है वो लैम्डा केजी पर मीटर, ऐसा बोला उसने कि पर मीटर जो मास है वो लैम्डा केजी है ना। तो लैम्डा दिया गया इसके लिए। और जैसे रिलीज करोगे आप बच्चों, तो कुछ समय के बाद अगर आप ध्यान से देखें, ये एक्स कुछ नीचे आ जाएगी, अपने इस लेवल से नीचे आ जाएगी। मान लो एक्स आ गई और जो चेन एक्स नीचे आ जाएगी उसकी यहाँ पे नीचे ढेरी बन जाएगी, मतलब ये नीचे इकट्ठा होता जाएगा, तो इसको ढेरी बोले या हीप बोले, हीप ऑफ चेन बन जाएगा। और इसकी जो हाइट है वो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको नेग्लेक्ट करना है। जो ये हीप बन रहा है गिरने के बाद टेबल पे या सरफेस पे, इस हीप की हाइट को नेग्लेक्ट कर लो, उसको हाइट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल दिया था, है ना। फिर उन्होंने बोला कि जब ये एक्स हाइट नीचे आ जाएगी, यहाँ पे कुछ मास इकट्ठा हो गया है और धीरे धीरे इस हीप में और मास ऐड हो रहा है, चेन के मास के फॉर्म में धीरे धीरे मास आता जा रहा है ना, नीचे ऐड हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे किसी भी एक्स पे जो ये ग्राउंड इस चेन को नॉर्मल देगा वो भी चेंज होगा, नॉर्मल देगा वो भी चेंज होगा। तो आपको यही बोला गया है। तो जो ग्राउंड नॉर्मल दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, उसकी क्या वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कितने एक्स पे कितना नॉर्मल मिलेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड द नॉर्मल ऑन heap of chain as a function of x। तो x का कितने x पे क्या नॉर्मल होगा ये आपको बताना है। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हाँ बच्चों देखिए, यहां से रेफरेंस लेवल से x नीचे आ गया, तो आपको बताना है कि जो चेन पे नॉर्मल है किसी भी x पर, वो उसका नॉर्मल का x के टर्म्स में क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। पहले आप एक बात तय करें कि अगर ये चेन ऊपर होती और हवा में होती, तो इस चेन के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन g ही होता। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को शक नहीं होगा। भाई अगर ये चेन सरफेस पे ना होके इससे थोड़े ऊपर होती, मतलब जब तक चेन का जो पार्टिकल सरफेस को टच नहीं कर रहा है और वो ऊपर है और वो मूव कर रहा है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन g से मूव करेगा नीचे की तरफ। यानी हर पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी सेम होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब वो सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं तो किसी भी इंस्टेंट पर सभी पार्टिकल की, चेन के सभी पार्टिकल की जो कांटेक्ट में नहीं आए हैं, जो पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं आए हैं सरफेस के, उन सभी की वेलोसिटी भी सेम है। तो ये चीज मुझे थोड़ी पहले समझ में आनी चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो पार्टिकल, जो भी इसका टुकड़ा है चेन का, जब तक वो हवा में है तब तक उसका सेम एक्सेलरेशन है और उस समय पर, एक पर्टिकुलर समय पर, उन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी सेम है। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, किसी भी टी टाइम पे जब ये एक्स नीचे खिसक चुका है, तो एक्स लेंथ का चेन ही तो हीप बनाएगा ना। जिसने हीप बनाई वो भी तो एक्स लेंथ की है, क्योंकि अगर ऊपर से एक्स खिसका है
तो नीचे जमा कितना हुआ x। और अगर नीचे जमा हो गया है x, नीचे बच्चों अगर जमा हो गया x, तो इसका मास कितना हुआ। ये जो हीप बना गया जिसको अब हम मेन मास मानेंगे, इसी में तो मास ऐड हो रहा है ना धीरे धीरे। तो ये जो हीप बन गया है उस बॉडी का जो मास है, क्योंकि एक्स लेंथ की चेन का हीप बना है और पर यूनिट लेंथ लैम्डा केजी है, तो लैम्डा इंटू एक्स, ये केजी आ जाएगा। तो ये मास है। तो इस मास का एक तो नीचे वेट लग रहा है, डेट इज mg, लेकिन क्योंकि इसमें धीरे धीरे मास ऐड भी हो रहा है, धीरे धीरे बच्चों मास ऐड हो रहा है, तो एक अब थ्रस्ट भी लगेगा, थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा। वो कहां लगेगा, अब उसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो पहले तो आप मेन मास पे बैठ जाओ। तो भाई आप मेन मास पे बैठ गए। अब मेन मास पे बैठकर मास किस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, डीएम डीएम डीएम। जब आप मेन मास पे बैठ गए तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी कैसा है बच्चों, आपका रेस्ट पे है, और उस पे बैठ गए तो वो फिर वैसे भी रेस्ट पे है। अब आप देखो तो ये जो पार्टिकल जो डीएम मास बाकी चेन का नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसकी रफ्तार किस तरफ है बच्चों, नीचे की तरफ। मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ है और ये रिलेटिव वेलोसिटी v है। और v की क्या वैल्यू होगी बच्चों, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी सरफेस से ऊपर है, वो सरफेस पे नहीं आया है, तो इसकी x दूरी जब ये चेन नीचे आ गई तो सभी पार्टिकल की रफ्तार सेम है। तो ये वाला पार्टिकल x अगर नीचे आ गया और इसको रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया, तो इसकी रफ्तार हो जाती है अंडर रूट 2gx। तो सभी पार्टिकल की रफ्तार x पर, चेन जो हवा में चेन है उसके सभी पार्टिकल्स की रफ्तार अंडर रूट 2gx होगी। यानी कि रिलेटिव स्पीड भी अंडर रूट 2gx है इस डीएम की, जो डीएम ये ऐड होने वाला है। सोचिए आप, जो डीएम ऐड होने वाला है उसकी रफ्तार भी तो कितनी होगी अब, अंडर रूट 2gx। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया। अब आप ये देखो मेन मास में जो डीएम मास है वो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स भी जो है वो वीआर की डायरेक्शन में होता है, ये मैंने आपको बताया। अब ये थ्रस्ट फोर्स और एमजी नीचे लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ग्राउंड ऊपर नॉर्मल लगाएगा। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि जो नॉर्मल है वो नॉर्मल किसी भी एक्स, जब चेन खिसक जाएगी तो वो नॉर्मल दोनों का सम है, mg प्लस थ्रस्ट फोर्स, mg प्लस थ्रस्ट फोर्स, mg प्लस थ्रस्ट फोर्स। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप निकालो mg जो है मास हमें पता है लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स जी प्लस थ्रस्ट फोर्स। यानी अगर मैं थ्रस्ट फोर्स निकाल दूं तो मेरा काम बन जाए, नॉर्मल तो मेरा आ ही जाएगा। तो थ्रस्ट फोर्स निकालते हैं भाई। अब थ्रस्ट फोर्स कैसे लिखते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डीएम बाई डी। अब डीएम बाई डी निकालना वाले तकलीफ है, यहाँ पे डीएम बाई डी आपको दिया नहीं गया, वो निकालना पड़ेगा आपको। अब वो कैसे निकालेंगे भाई, तो मैंने ये देखा अभी कि चेन की यहाँ पे कुछ हीप बन गई है इस तरीके से, और कुछ चेन के जो पॉइंट्स हैं वो अभी नीचे आ रहे हैं। तो ये वाला जो, जब ये नीचे x गिर चुकी है तो इसकी रफ्तार है अंडर रूट 2gx, है ना बच्चों, ये v है। तो आप ऐसा समझें कि अगर ये dt टाइम में कितनी लेंथ कवर करेगा, अगर ये v से आ रहा है तो ये कितनी लेंथ कवर कर लेगा, ये चेन का जो पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन। भाई t टाइम में इसकी वेलोसिटी ये है जब वो x खिसक चुका है, तो dt टाइम में वो कितना, dt बहुत छोटा सा टाइम है तो उसमें लगभग रफ्तार को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये कितना लेंथ नीचे खिसकेगा, v dt। अब ये जितना लेंथ नीचे खिसक गया dt टाइम में, उसमें इसमें कितना मास हुआ छोटा सा dm, वो हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो डीएम मास जो ऐड हुआ छोटे से टाइम dt में, वो कितना ऐड होगा, पर यूनिट लेंथ जो है मास वो लैम्डा केजी पर मीटर है। तो v dt लेंथ में कितना मास ऐड हुआ होगा, लैम्डा इंटू वी डी टी, लैम्डा इंटू वी डी टी। तो dt को जरा आप यहां नीचे ले जाओ तो आपको dm बाई डी टी मिलेगा भाई। तो dm बाई डी टी का क्या वैल्यू हो गया भाई, लैम्डा इंटू वी, और v की वैल्यू क्या है अभी जब x दूरी खिसक चुके हैं आप, अंडर रूट 2gx, अंडर रूट 2gx। तो देखो ये dm बाई dt है बच्चों, और vr जो है वो तो v है, तो v dm बाई dt। तो यहां पे अगर आप पुट करोगे तो v की वैल्यू है अंडर रूट 2gx और मल्टीप्लाई dm बाई dt है लैम्डा अंडर रूट 2gx, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा gx। अब ये ft आ गया तो नॉर्मल निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
तो लैम्डा एक्स लैम्डा जी एक्स प्लस एफ टी की वैल्यू है थ्रस्ट फोर्स की 2 लैम्डा जी एक्स, तो आंसर है इसका 3 लैम्डा जी एक्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इसको इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप आपको जो वेरिएबल मास सिस्टम के क्वेश्चन है बच्चों वो क्लियर होंगे। काफी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर और अगर हम देखें तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे किसी वॉल से हिट कर रहे हैं या मशीन गन चल रही है तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये जो फोर्स लगता है ये आपसे एवरेज फोर्स पूछा जाता है ना, मतलब क्वेश्चन करने से पहले आपको हो सकता है कि फोर्स वेरिएबल हो, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज फोर्स निकालो। तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है कि फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ से होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होती है फोर्स की वैल्यू, है ना बच्चों। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी लिखेंगे, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मान लो हमें एवरेज फोर्स निकालना है, तो एफ को अगर हम एवरेज फोर्स मान रहे हैं, मतलब एवरेज मतलब कांस्टेंट फोर्स मान रहे हैं, तो एफ की वैल्यू एफ एवरेज हम बाहर ले सकते हैं, तो ये एफ एवरेज हो जाएगा। एफ एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल डीपी। अच्छा इंटीग्रल dt क्या होगा भाई? एफ एवरेज, तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ये क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। तो एफ एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, जितने भी टाइम में, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको टाइम नहीं देते वो, और फिर एवरेज फोर्स पूछते हैं। तो आप हमेशा टाइम अगर नहीं दिया जाए तो वहां पे टाइम को 1 सेकंड ले लिया करो ना। कंसीडर 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 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो ये हमेशा आसान होता है सॉल्व करना। 1 सेकंड मान लोगे तो आपको टाइम की कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, आपको केवल चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। तो जो मोमेंटम का चेंज आ रहा है 1 सेकंड में वही तो आपका एवरेज फोर्स है। यानी 1 सेकंड में ये देख लो, इस टाइप के सवालों में जब भी आपसे एवरेज फोर्स पूछा जाए तो ये देख लो कि चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड में कितना आ रहा है। 1 सेकंड में आपको टाइम का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, केवल चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया तो हमारा काम बन जाएगा इन 1 सेकंड। सिंपल सी बात है। हमेशा जब बहुत सारे पार्टिकल्स हो, पानी की बौछार हो, मतलब कुछ भी हो, अभी मैं क्वेश्चन बताता हूं तो आपको और क्लैरिटी समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन कभी भी आपको एवरेज फोर्स पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखें एवरेज फोर्स में चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया करें, और वो भी 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड का निकाल लोगे तो टाइम के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, केवल आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज फोर्स, है ना उस सवाल में। तो ये एवरेज फोर्स निकालने का तरीका है। एवरेज फोर्स से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया बच्चों कि क्या बोला गया कि लेट सपोज कि यहाँ पे एक वॉल है, दीवार है ना, वॉल है, वॉल वॉल, और ये बोला गया कि अगर ये वॉल है तो यहां से बच्चों लगातार बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे वॉल की तरफ आ रहे हैं और वॉल से टकरा रहे हैं। और ये बोला गया जब वॉल से टकराते हैं ये पार्टिकल्स तो ये ऐसे नीचे गिर जाते हैं, मतलब टकराने के वापस नहीं होते, ऐसे नीचे गिर जाते हैं, नीचे की तरफ, सिंपल नीचे आ जाते हैं, टकराते हैं नीचे आ जाते हैं, टकराते हैं नीचे आ जाते हैं। तो आपसे ये बोला गया, और हर बॉल के बीच की जो दूरी है बच्चों, जो हर बॉल के बीच का सेपरेशन है वो बोला गया 1 सेंटीमीटर का है। मतलब एक बॉल आएगी फिर उसके बीच में दूसरी बॉल के बीच में कितने का गैप है? 1 सेंटीमीटर। फिर एक बॉल के दूसरे बीच के बॉल के बीच में कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ऐसा गैप है। तो जब ये इससे टकराएगा तो वॉल पे फोर्स लगाएगा, फिर दूसरी टकराएगी तो फोर्स लगाएगी, फिर तीसरी टकराएगी तो फोर्स लगाएगी। लेकिन ये फोर्स तो लगातार वेरी करेगा ना, पहले जब टकराएगी तो कुछ समय के बाद दूसरी टकराएगी, तो उस समय बीच में फोर्स नहीं लगेगा, टकराते समय ही फोर्स लगेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि एवरेज फोर्स अगर हम देखें तो वॉल पर कितना एवरेज फोर्स लग रहा होगा इन पार्टिकल्स की वजह से, इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, ऐसा आपसे बोला गया। और ये बोल दिया गया कि जो एक बॉल है उसका मास आप 2 केजी मान लो, इस तरीके से 2 केजी का मास है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया भाई,
है ना, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन मेरे ख्याल से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल, फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल। तो दीवार पे कितना एक्सर्ट कर रहा होगा एवरेज फोर्स, ये आपको बताया बोला गया है कि भाई बताओ। अब ऐसे सवालों को कैसे करेंगे बच्चों, है ना, तो ये हमें देखना पड़ेगा भाई। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही तरीका हम अपनाएंगे कि एवरेज फोर्स निकालो, चेंज इन मोमेंटम निकालो, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का, तो काम हमारा बन जाएगा। अब देखो, जैसे ये बॉल आ रही थी, तो आपको ये पता है कि एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो आते वक्त उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ बच्चों, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि इस पर फोर्स तो एक्स डायरेक्शन लग रहा है, फिर तो ये टकरा के नीचे गिर जाती है, तो वाई डायरेक्शन से लेना देना नहीं, तो मोमेंटम चेंज इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा आप सोचें। तो जब ये टकराएगी बॉल, तो इसका इनिशियल मोमेंटम था 2 × 10, और जब टकरा के नीचे गिर गई तो फाइनल मोमेंटम जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 0। एक्स में तो है नहीं, नीचे गिर रहा है ना, एक्स में रफ्तार नहीं, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 0। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे भाई कि मोमेंटम ऑफ वन बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल, एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है बच्चों 2 × 10 है ना, तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, तो 2 × 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा भाई 20, तो 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये चेंज इन मोमेंटम है एक बॉल का। लेकिन मुझे ये देखना है कि चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड में कितना होता है, वो एवरेज फोर्स है ना, और 1 सेकंड में इस वॉल से कितनी बॉल्स टकराएंगे ये देखना पड़ेगा। अब ये कैसे पता करेंगे, तो आप खुद सोचो कि एक बॉल जो है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है बच्चों, 10 मीटर। एक बॉल जो है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही होगी, 10 मीटर। यानी कि जिस टाइम पे 0 माने, तो अगर उससे एक बॉल टकराई है अभी, तो उससे दूसरी बॉल, मतलब उससे बीच में बहुत सारी बॉल्स है, बहुत सारी बॉल्स है, लेकिन अगर 1 सेकंड बाद कौन सी बॉल आके टकराएगी वो देखना है, तो वो हमें 1 सेकंड में ये देखना पड़ेगा कितने पीछे, क्योंकि हर बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो क्या 10 मीटर की दूरी पर है भाई, एक बॉल अभी टकराई, तो इसके टकराने के बाद ये जो बॉल है जो 10 मीटर पीछे थी, ये 1 सेकंड के टाइम में, 1 सेकंड के टाइम में किससे जाके टकरा जाएगी, दीवार से जाके टकराएगी। मतलब जो अभी बॉल टकराई है, फिर 1 सेकंड बाद कौन सी बॉल टकराएगी जो इस वॉल से 10 मीटर पीछे थी। समझे इस बात को, 1 सेकंड पहले एक जब जो अभी बॉल टकराई है, फिर 1 सेकंड के बाद कौन से नंबर की बॉल टकराएगी, कौन सी बॉल टकराएगी, ये निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 10 मीटर पीछे जो बॉल है वो आके टकराएगी, क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर जो पीछे बॉल थी वही तो दीवार तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी रफ्तार क्या है 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर के लेंथ में ये जितनी भी बॉल्स हैं बच्चों, ये सब टकरा जाएंगी। तो 1 सेकंड में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी टकराएंगी, कितनी बॉल्स, जो 10 मीटर की लेंथ में, वही तो 1 सेकंड में टकराएंगे, क्योंकि जब ये टकरा गई तो जो बीच में बची थी वो सब टकरा चुकी हैं 1 सेकंड के अंदर। तो हमें कैसे निकालेंगे कि कितनी बॉल्स हैं, तो हर दो बॉल्स के बीच में जो गैप है वो है 1 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ है 10 मीटर और दो बॉल्स के बीच का गैप है 1 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गया 10/1 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है भाई, 10 मीटर का लेंथ में जितनी बॉल्स थी वो सब टकरा गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स होंगी 10 मीटर में, जितना गैप है भाई दो बॉल्स के बीच में उसको डिवाइड कर दो, हर दो बॉल्स के बीच में जो गैप है, तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स पता चल जाएंगी। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइड इन 1 सेकंड, कोलाइड इन 1 सेकंड, अतः ऐसा बोल दिया अगर कोलाइड इन 1 सेकंड, तो बच्चों क्या लिखा जाएगा फिर, तो इसको लिखा जाएगा कितना 10 मीटर 1 सेकंड में डिवाइड बाई दो बॉल्स के बीच का गैप, मतलब 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर और ये मीटर में, तो आपको 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर, तो 10⁻⁻² ऊपर चला जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा बच्चों,
तो 1000 बॉल्स, देखो कितनी बॉल्स एक सेकंड में आके टकराती हैं, तो ऐसी 1000 बॉल्स आके टकराती हैं एक सेकंड में, 1000 बॉल्स। देखें आप, तो एक सेकंड में अब एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम 20 है, तो एक सेकंड में अगर 1000 टकरा रही हैं, तो एक सेकंड में 1000 बॉल्स का जो चेंज इन मोमेंटम है वही तो चेंज इन मोमेंटम होगा एक सेकंड का। तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड कितना होगा बच्चों? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, तो एक सेकंड में 1000 बॉल टकराती हैं और एक बॉल का जो मोमेंटम है वो 20 है, तो ये हो गया 20,000। जो ये 20,000 आ रहा है यही तो हमारा एवरेज फोर्स है जो हमें चाहिए था, जो इस दीवार पे एग्जर्ट कर रहा है। तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल कितना हो जाएगा बच्चों? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, जो हमने तरीका देखा, और ये आ रहा है 20,000 न्यूटन। तो इस तरीके से आप एवरेज फोर्स निकालते हो, ऐसे क्वेश्चन है। अब ये मशीन गन भी हो सकती है, मशीन गन बोल दे कि 1 मिनट में 400 बॉल निकलती है, तो 1 मिनट में 400 बॉल निकलती है, 1 मिनट में 400 बुलेट निकलती है, रफ्तार देगा, बुलेट का मास देगा। तो अगर 1 मिनट में 400 बुलेट निकलती हैं, तो 1 सेकंड में कितनी बुलेट निकलती होंगी? डिवाइड बाई 400 कर लो भाई, डिवाइड बाई 60 कर लो। 1 मिनट में 400 बॉल्स हैं, तो डिवाइड बाई 60 करोगे तो 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगी कितनी बुलेट्स निकल रही है। एक बुलेट का मोमेंटम निकाल लो, नंबर मल्टीप्लाई कर दो उसमें, जो भी 1 सेकंड में जितनी बुलेट्स निकली, वही तो एवरेज फोर्स है जो मशीन गन पे लग रहा होगा। सिंपल। इस तरीके से आप ऐसे पार्टिकल्स वाले जो बहुत सारे हैं, बुलेट्स वाले, मशीन गन वाले सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या है बच्चों कि ये तो मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया, तो आपको फील भी आती है, समझ में भी आती है चीजें, है ना। लेकिन जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो इन सवालों को थोड़ा सा वो ऐसे पूछते हैं, इसी सवाल को वो ऐसे पूछ लेंगे वेरिएबल के फॉर्म में, कि बोला जाएगा एक वॉल है, यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, इस तरीके से टकराना स्टार्ट हो गया है, और हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकंड है, ऐसा बोल देगा। वेलो हर पार्टिकल का मास स्मॉल है में, ऐसा बोल देगा, है ना बच्चों। और फिर आपसे ये बोलेगा कि टकराने के बाद वो ऐसे नीचे गिर जाते हैं, ठीक। और हर पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो स्मॉल b है, ऐसे बोल दिया। फिर आपसे बोला कि फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल। अब इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सोचना है। देखो आपने क्या किया कि जो आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में जो 10 मीटर पीछे थी वो बॉल आके टकरा रही थी ना, तो इसमें भी एक सेकंड में वॉल से कौन सी बॉल एक सेकंड बाद टकराएगी? जो पहले v मीटर पीछे थी। ऐसे ही तो है, वेलोसिटी जो है एक सेकंड पीछे जो आपकी वेलोसिटी मतलब बॉल होगी, उतनी लेंथ पीछे जो बॉल होगी वो आके टकराएगी ना। इसका मतलब बीच के सारे बॉल्स टकरा चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगी बच्चों जो टकरा रही है? नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग, नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग n, तो ये हो जाएगा v बाई बी। दो बॉल्स के बीच का गैप b है, और टोटल दूरी जो है एक सेकंड में जो कवर कर रही है जितनी बॉल्स, वो v मीटर है। फिर उसके बाद एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम, वन बॉल का, वो आपको पता है कितना है भाई? m इंटू वी, क्योंकि x में एक ही मोमेंटम है ना, फिर फाइनल मोमेंटम तो है नहीं है, तो mv हो गया। तो आपको बोला गया एवरेज फोर्स निकालो, तो सारे बॉल्स का एवरेज फोर्स निकालना है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, एक सेकंड में यही तो है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको आप वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व करो, तो आंसर आ जाता है एम वी इंटू कैपिटल एन, नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग 1 सेकंड, तो एम वी स्क्वायर बाई बी हो जाता है। अब ये ऑप्शन में होता है, इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर बता दो। और कैसे पूछ सकता है वो सवाल को, मतलब इसी में वो थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना चाहे तो वो ये करेगा कि ये केस 1 दे देगा, और केस 2 में क्या करेगा बच्चों कि वो यही बोलेगा कि यहां से जो बॉल्स हैं वो ऐसे लगातार आ रही हैं, इस दीवार से ऐसे टकरा रही हैं, और उसके बाद टकराने के बाद ये बोला कि जब बॉल टकराती है v रफ्तार से, तो टकराने के बाद वापिस हो जाती है v रफ्तार से। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। टकराने से पहले v रफ्तार थी, और टकराने के बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन में पढ़ाया जाएगा, है ना बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E अगर 1 है, तो टकराने से पहले अगर v रफ्तार है, तो टकराने के बाद भी v रफ्तार। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं कोलिजन्स में, है ना। तो अब क्या होगा अगर ये m मास है, v रफ्तार से आ रहा है, दो बॉल के बीच की दूरी b है, फिर से वही पूछा कि एवरेज फोर्स क्या होगा। तो एवरेज फोर्स अभी भी यही है भाई, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल,
चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग इन 1 सेकेंड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग इन 1 सेकेंड तो अभी भी यही है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल चेंज हो गया बच्चों। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल जो है, अब वो कितना आएगा, वन बॉल। देखो आते समय एम वी, जाते समय एम वी, तो जाते समय अगर एम वी माना तो आते समय को माइनस एम वी मानो, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल एम वी माइनस माइनस एम वी इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा 2mv। देखो चेंज इन मोमेंटम 2mv आएगा। तो जब आप आंसर आएगा तो आप इसमें क्या करोगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स v बाई बी को मल्टीप्लाई करोगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल, तो ये हो जाएगा 2mv स्क्वायर बाई बी, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपसे वेरिएबल के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब थोड़ी सी बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन इसलिए मैंने पहले आपको न्यूमेरिकल ही समझाया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, फिर इसको समझोगे तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आती है। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ। ये और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि वो दो बॉल्स के बीच में आपको गैप नहीं देगा, और जो आपको वेलोसिटी है वो भी स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे नहीं देगा बिल्कुल कि स्ट्रेट आगे टकराए, एंगल पे दे देगा। ऐसे बोलेगा एक पाइप है इस तरीके से, और इस पाइप में से बच्चों बहुत सारी बॉल्स ऐसे 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 ऐसे, ऐसे एक के पीछे 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 ऐसे आ रही हैं। हर पार्टिकल का जो इस पाइप में मास है वो m है, और ऐसे टकराती हैं। तो ये हर बॉल जो है कितने एंगल पे टकराती है भाई, ऐसे आ रही है स्पीड, तो बोला थीटा, और ई बोला 1 है, तो वापस ये थीटा पे टकरा के वापस चली जाती है। तो थीटा पे आई, एंगल थीटा पे, और टकराने के बाद एंगल थीटा पे निकल गई। m मास है और E 1 है, और ये बोल दिया गया कि इस दीवार से, इस वॉल से जो है टोटल 600 बॉल्स कोलाइड, टोटल 600 बॉल्स कोलाइड पर मिनट। तो आपको ये बोला गया कि 600 बॉल टकराती हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में 600 बॉल्स टकराती हैं। तो आपसे बोला गया कि दीवार पर कितना एवरेज फोर्स एक्सर्ट होगा, फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप खुद सोचो भाई कि जब ये बॉल ऐसे आ रही है, ये है बच्चों, तो उसका इनिशियल मोमेंटम इस तरफ है, ये है ना इनिशियल मोमेंटम। अगर एक बॉल का देखा जाए तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी है। फिर टकराने के बाद ऐसा हो गया, तो ये एंगल थीटा है, फिर टकराने के बाद ये एंगल थीटा है, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। तो फाइनल मोमेंटम भी mv हो जाएगा, है ना बच्चों, फाइनल मोमेंटम भी mv हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम रही, क्योंकि e जो है वो 1 है। अब आप सोचो कि हमें तो चेंज इन मोमेंटम चाहिए ना, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी मुझे चेंज इन मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम को ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव ऑफ इनिशियल मोमेंटम से। अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन आना चाहिए भाई, अब आपको यहाँ वेक्टर सब्सट्रैक्शन नहीं आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में आपको सिखाया गया था कि फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन तो यही है mv, इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो ऐसी थी, तो इसको अपोजिट कर लो, माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड mv mv है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। और दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा, तो इनका वेक्टर सम जो है वो इसके बीच में आएगा ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल कितना आ जाएगा भाई, निकालें अगर हम चेंज इन मोमेंटम वन बॉल, तो ये भी mv ये भी mv। अब दो अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा है, तो कैसे लिखा जाता है, वेक्टर एडिशन लगा लो भाई, 2a, तो 2mv इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा इज द टोटल एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स, तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और थीटा बाई 2। तो देखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स कितना है, 2mv cos थीटा। ये बहुत काम आएगा आपके, ये एंगल वाला फ्लूइड्स वगैरह में बाद में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रख लें। तो इसका आंसर होता है 2mv cos थीटा, चेंज इन मोमेंटम। कई बार तो ऐसे ही पूछा गया है, नीट वगैरह में, जेईई मेंस वगैरह में यही पूछ लिया था, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल इतना है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकंड जो कोलाइड कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना कर रहा है भाई, 600, तो 600 बाई 60 कर दो, 1 सेकंड आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइड किए, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 10 बॉल्स।
अब आप इसको क्या कर दो भाई, एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम इतना है, तो एक सेकंड में जितने बॉल्स टकराएंगी उनका चेंज इन मोमेंटम एवरेज फोर्स होगा। तो एवरेज फोर्स जो है वो आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल पर सेकंड 10 इंटू टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल, तो 2 mv cos थीटा, तो ये हो जाएगा 20 mv cos थीटा। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाए। अब देखो बच्चों, कुछ सवाल और पूछे जा सकते हैं, जैसे पानी वगैरह का सवाल पूछ ले, है ना। हालांकि वो फ्लूइड्स में आते हैं, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे करा देता हूँ क्योंकि चीजें समझ में आती हैं आप लोगों को। तो बोला गया कि एक वॉल है, दीवार है ना, और इस बॉल में पानी की बौछार की जा रही है। मतलब यहाँ पर बोला गया कि ए क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप से ऐसे पानी बॉल पे हिट किया जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही है ऐसे। तो ये वाटर, पानी की बौछार है ना, वाटर है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए की पाइप है जिससे ये पानी की बौछार वॉल पे की जा रही है। और इसकी जो लिक्विड है, जो ये इसकी डेंसिटी बोला गया रो है, डेंसिटी रो है। और ये बोला गया कि जब इसमें पानी की बॉल से टकराता है तो टकराने के बाद ऐसे गिर जाता है, वैसे रिपेल नहीं करता, मतलब कोलाइड करने के बाद बाउंस नहीं करता, ये ऐसे गिर जाता है सीधा सीधा। यानी कहने का मतलब कि आपको सिर्फ मोमेंटम इनिशियल मानना है, फाइनल मोमेंटम एक्स में 0 हो जाएगा, ये बोल दिया गया। तो यहाँ पे ए एरिया पे बॉल पे टकराएगा। तो फिर आपसे पूछा गया कि भाई एवरेज फोर्स ये पानी कितना एक्सर्ट कर रहा होगा। अच्छा, पानी की जो रफ्तार है बौछार की वो v मीटर पर सेकंड है, ये भी बता दिया गया। तो वही बोला गया है कि ये जो पानी की बौछार है ये कितना एवरेज फोर्स जो है वॉल पर एक्सर्ट करेगा, ये आपको बताना है भाई। अब ये कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे देखो बच्चों क्या करेंगे कि अब आपको ये देखना है कि चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड का निकाल लो किसी तरीके से, तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है पानी की, अब यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, जो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे भाई, चेंज इन वन पार्टिकल का मोमेंटम, है ना। ऐसा कोई है नहीं, पानी तो कंटिन्यूस फॉर्म में है ना, कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। अच्छा, एक बात सोचें कि इसमें कितने लेंथ का पानी, कितने लेंथ का पानी, कितने लेंथ का पानी जो है दीवार से टकरा जाएगा 1 सेकंड में। तो सोचो सोचो, देखिए बच्चों, ये जो है पानी की बौछार आ रही है v मीटर पर सेकंड से, और दीवार है, आपसे बोला गया कि दीवार पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा अगर ए क्रॉस सेक्शन एरिया से पाइप से पानी आ रहा है v मीटर पर सेकंड से, और ये जो है आपका जो डेंसिटी है वो रो है ना, ये पाइप है। तो आपको बताना है एवरेज फोर्स वॉल पे कितना एक्सर्ट करेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये वैसी टाइप की स्थिति नहीं है जो पार्टिकल्स में हमने की, क्योंकि एक पार्टिकल का मोमेंटम निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लिए 1 सेकंड में कितने हैं और मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा काम यहाँ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना मास 1 सेकंड में टकराया है, क्योंकि 1 सेकंड में जो मास टकराएगा वही, क्योंकि मास के हर पॉइंट का मास का जो इसमें वेलोसिटी है वो v है, तो टोटल मास टकराया है जो 1 सेकंड में इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड का आ जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा कि कितना मास टकराएगा। अब देखो, तो हम ये देखें कि अभी जब ये पानी है टकराना चालू हुआ तो कितनी लेंथ पानी की 1 सेकंड में टकराई है। तो जब यहाँ पे पानी की एक लेयर टकराई होगी तो एक वो कौन सी लेयर है वो कितने पीछे होगी जो 1 सेकंड के बाद टकराएगी। तो आपको पता है v मीटर पर सेकंड चल रहा है ना, तो 1 सेकंड में ये लेयर v मीटर कवर करेगी। तो 1 सेकंड पहले ये लेयर कितनी दूरी पे थी, v मीटर, यानी 1 सेकंड में पानी की कितनी लेंथ टकरा जाती है बॉल से, v मीटर। कितनी लेंथ टकरा जाती है बच्चों, v मीटर, है ना। अगर v मीटर की लेंथ 1 सेकंड में टकरा जाता है तो कितना मास टकराया इससे 1 सेकंड में, तो मास ऑफ लिक्विड कोलाइड इन 1 सेकंड। तो वो हम देख सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो वो हम निकाल सकते हैं जो मास कोलाइड कर रहा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो टकराया है। अगर इतनी लेंथ टकराई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो वॉल्यूम कितना टकराया, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तो एरिया इंटू v, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम टकराया है। और कितनी डेंसिटी है, रो,
तो हमने रो इंटू वी किया, तो जो मास टकरा रहा है पर सेकेंड वो कितना कोलाइड हो रहा है बच्चों, रो इंटू वी। वी को लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है 1 सेकंड में, वी। वी है ना बच्चों। तो ये मास टकराया 1 सेकंड में, और हर मास का जो, इस पूरे मास की जो रफ्तार थी इसमें टकराने से पहले वो वी थी। तो टोटल जो चेंज इन मोमेंटम है इन 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मास 1 सेकंड में जो टकराया इंटू वेलोसिटी ऑफ मास जो 1 सेकंड के पहले सारे पार्टिकल्स का था, दैट इज वी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा एवरेज फोर्स इस केस में वो आ जाएगा रो ए वी इंटू वी। तो ये आ जाएगा बच्चों रो ए वी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एवरेज फोर्स बता सकते हो अगर ऐसे लिक्विड वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें ये बोला गया कि एक वेज है, वेज जो है वो स्मूथ सरफेस पे है। स्मूथ सरफेस मतलब वेज भी मूव कर सकता है ना। और 10 केजी यहाँ से रिलीज किया गया 10 मीटर हाइट से। ये जो वेज का ये हाइट है सरफेस वाला, इसको नेग्लिजिबल मान लो, है ना, उसकी हाइट हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो हम यही मान रहे हैं कि 10 मीटर हाइट नीचे आ गया है। और नीचे आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जब ये वेज को छोड़ेगा, वेज को लीव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 10 ब्लॉक ऐसे ही जाना है, ये तो पक्का है। तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन हम क्या मान लेते हैं बच्चों, v1। और ये जो है वेज, उसकी रफ्तार हम मान लेते हैं v2, ऐसे मान लेते हैं। ये मान लिया हमने v1 और ये मान लिया वेज की रफ्तार v2, क्योंकि v2 भी इधर मूव करेगा ना, क्योंकि इन दोनों में नॉर्मल लग रहा है, इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो वेज पे फोर्स लग गया तो वेज भी मूव करेगा। तो जब ब्लॉक इसको लीव करेगा तो ब्लॉक की भी रफ्तार है, वेज की भी रफ्तार है, लेकिन ये पक्का है कि ब्लॉक की रफ्तार ऐसी होगी। तो ये v1 जो है ये ग्राउंड फ्रेम पे माना गया है। v1 जो वैल्यू है 10 केजी की, ये ग्राउंड फ्रेम पे मानी गई। अब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो v1 की वैल्यू वो ले लेते हैं √2gh, क्योंकि ये h हाइट नीचे उतरा है, तो जो इसकी वेलोसिटी है वही होगी √2gh का मतलब 2 इंटू जी 10 इंटू हाइट भी 10। तो ये कितना आ जाता है बच्चों, 10√2 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आपने वेलोसिटी निकाली ना v1, ये गलत है। ये जो आपने वेलोसिटी निकाली ये गलत है, फिर ये पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। ऐसे वेलोसिटी नहीं निकालनी है। अब क्या गलत है इसमें, ये ध्यान से देखें। एक्चुअली में क्या है कि जब ये वेज नीचे आ रहा है, सॉरी ये ब्लॉक जो है वेज के नीचे आ रहा है, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही नहीं आया है ये, इसमें एक्चुअली में नॉर्मल भी लग रहा है। अभी तो जैसे हॉरिजॉन्टल, और नॉर्मल देखो, नॉर्मल इस तरीके से लगा है कि उसने पूरी की पूरी इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया है। तो जब यहाँ पे कहीं नॉर्मल होगा, लगेगा, तो आप सोचो नॉर्मल कुछ इंक्लाइन लग रहा होगा, एन ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एन कुछ ऐसे लग रहा होगा। और जब एन लग रहा होगा तो इसका एक कंपोनेंट जो है बच्चों वो ऊपर की तरफ भी होगा, तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जो नॉर्मल का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है, जो कंपोनेंट आ रहा है, और जो नीचे जी है, तो नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए हो जाएगा। तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ केवल ग्रेविटी नहीं आया है, यहाँ पे एक नॉर्मल का भी कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ लगता है जब ये नीचे ऐसे आता है, ये जब यहाँ पे इंक्लाइंड में ऐसे मूव करता है वो, तो नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जो एमजी फोर्स को अपोज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे केवल जी के अंडर के इफेक्ट में नीचे नहीं आया है, इसलिए जब आप ये वेलोसिटी लिखते हो ये ओनली मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है ऐसा, ये इसलिए यहाँ पर ये चीज सही नहीं है ना, ये वेलोसिटी सही नहीं होगी। दूसरी बात, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी आप तब लिख सकते हो जब ये मान के चलो कि केवल mg का वर्क डन है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल का ही वर्क डन होगा। क्योंकि आप सोचो कि आप बोलोगे सर कि इसमें सरफेस में आ रहा है तो नॉर्मल तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, नहीं, ग्राउंड फ्रेम में देखो ना आप, नॉर्मल ऐसे लग रहा है किसी भी पॉइंट पे, ऐसे सरफेस है, ये ब्लॉक है माना, लेकिन उस ब्लॉक की रफ्तार भी तो है, वेज की रफ्तार भी तो, उस सरफेस की भी तो रफ्तार है, सरफेस रुका हुआ थोड़ी ना है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है भाई, नॉर्मल ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन वेज तो ऐसे भागना स्टार्ट कर रहा है। जब वेज ऐसे भाग रहा है तो जो ग्राउंड फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट है, वेज के फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है ब्लॉक का, ग्राउंड के फ्रेम में, और वेज का खुद का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे एंगल पे होगा ग्राउंड से देखने पर 10 केजी का। तो नॉर्मल और 10 केजी के बीच में, मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है और नॉर्मल के बीच में है, वो 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा,
कुछ एंगल ही बन जाएगा। तो ग्राउंड फ्रेम में नॉर्मल का भी कुछ वर्क डन होगा। तो फिर आप ये √2gh लिखोगे तो वो उस नजरिए से भी गलत है, एनर्जी कंजर्वेशन से। समझ रहे हो आप? तो V1 ऐसे लिखोगे तो ये दोनों तरीकों से गलत है, इसलिए हम V1 की वैल्यू वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते। और तीसरा, आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि जब ये नीचे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, अगर हम नॉर्मल को इंटरनल फोर्स बना ले तो वेज और ब्लॉक को क्या कर ले भाई, कंबाइन कर ले। तो एक्सटर्नल फोर्स केवल ग्रेविटी वाला फोर्स है, इसलिए वाई में जो है आप मोमेंटम कंजर्व नहीं करते हो, एक्स में कर पाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो क्योंकि नॉर्मल इंटरनल फोर्स हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स के केवल mg है। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी थोड़ी ना आई है, ब्लॉक की, भाई वेज की भी तो काइनेटिक एनर्जी आई है। वेज की काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वही जो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कम है वही दोनों एनर्जी दे रहा है, वेज की काइनेटिक एनर्जी भी और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी भी। इसलिए V1 केवल आप √2gh लिखोगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी केवल इसमें कन्वर्ट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने आपको कितने सारे लॉजिक दिए कि आप जो V1 लिखते हो ये इस तरीके से गलत है। तो फिर आपको दो इक्वेशन तो लिखनी है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, एक एनर्जी कंजर्वेशन वाली। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन आपको दोनों के लिए लगाना पड़ेगा। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो दोनों में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गई है। तो हम लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन। तो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको अगर आपने रेफरेंस लेवल ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे, क्योंकि वेज की काइनेटिक एनर्जी तो बदल रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो वेज की पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट जाती है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो, और ऐसे सोचो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वही तो किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। तो पोटेंशियल एनर्जी कम कितनी हुई, ये ब्लॉक नीचे कितना आया है 10 हाइट नीचे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई है 10 kg इंटू जी mgh इंटू 10 इंटू 10, ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो इंक्रीज कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, तो पहले इसकी कोई रफ्तार नहीं थी दोनों की, अब रफ्तार है। तो ब्लॉक की रफ्तार है हाफ 10 kg इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 20 kg इंटू V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 15 बच्चों, है ना। तो 15 V1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1000, है ना। मेरे ख्याल से क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर आप देखो निकाल लो भाई कितना हो जाएगा, 15 V1 स्क्वायर है तो V1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100,000 बाई 15। तो इसको 5 से काटोगे तो ये 3, ये 5 से काटोगे तो 4, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 400 बाई 3, है ना। और फिर अगर आप इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई देख लो, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया, 200 बाई हो जाएगा ना, 5 से काटा है ना आपने, ये 1000 बाई 15 है, 5 से काटोगे तो ये 3 आएगा और ये 5 से काटोगे तो 200 आएगा, है ना बच्चों। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी √200 बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा। रुक जाओ गड़बड़ कर दी, ये V1 और V2 है ना, यहां से इक्वेशन बनेगी, इसको फिर सही करना पड़ेगा, इक्वेशन बनेगी बच्चों। तो यहां से ये हो जाएगा कितना 1000, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो 5 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा V1 स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा कितना, 10 से 5 गया तो ये 2V2 स्क्वायर, ये ऐसे है ना। V1 V1 मान दिया था, वो V2 है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है ना, इसकी V1 इसकी V2। अब यहाँ से 5 से कैंसिल करोगे तो 200 आएगा, तो V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर, तो एक इक्वेशन ये आ गई बच्चों आपके पास 100 बाई 5, तो यहाँ पे सॉरी 1000 बाई 5, तो ये हो जाएगा 200। तो ये इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन आ गई। अब अगर आपको दो वेरिएबल सॉल्व करना है तो दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन तो x में लगा सकते हैं क्योंकि y में तो mg फोर्स है, तो y में एक्सटर्नल फोर्स है तो नहीं लगा सकते, लेकिन x में लगा सकते हैं ना। तो चलिए x में अब मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो देखो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट, इसके बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन करो, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम इन x इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x। इनिशियल मोमेंटम इन x 0 भाई, क्यों, क्योंकि x में कोई वेलोसिटी नहीं था, चला ही नहीं था सिस्टम। फाइनल मोमेंटम इन x तो ये हो जाएगा 10 kg इंटू V1
माइनस पीछे की तरफ है 20 kg इंटू V2। तो यहां से आप निकालोगे तो V1 जो है वो 2V2 आ जाएगा। अब V1 2V2 है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे 2V2 करोगे, V1 की वैल्यू 2V2 करो तो V1 2V2, तो ये हो जाएगा 4V2 का स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा 6V2, 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 3V2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100, है ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो V2 आ जाएगा रूट 100/3 मीटर पर सेकेंड। और V2 आ गया तो 2 टाइम्स करोगे तो 2 इंटू 100/√3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका V1 है। तो दीज आर द करेक्ट आंसर्स। और मेरे ख्याल से आप क्लियर होगा आपको। और इस तरीके से इनको 2 स्टेप में ऐसे सॉल्व करना पड़ता है ना। तो इसको जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए।